टेम्पोरल लोब फंक्शंस, शंखपाली के कार्य। टेम्पोरल लोब के कई मुख्य कार्य हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं जो कुछ खास तरह के काम करते हैं। जैसे टेम्पोरल लोब में ही प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, यानी हमारे पूरे मस्तिष्क में अगर श्रवण संबंधी जानकारी कहीं प्रोसेस होती है तो वो टेम्पोरल लोब में होती है। ये मुख्य स्थान है जो आप चीजें सुनते हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। इसमें सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी है और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स भी है। सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग हो गई ऑडिशन की, उसके साथ साथ अब जो आपने चीजें सुनी उसका अर्थ क्या है, वो फिर चार और चीजों से दिमाग में कनेक्ट होती है, किसी पहले की स्मृति से कनेक्ट होती है, किसी भावना से कनेक्ट होती है। ये सारे कनेक्शंस और बाकी तरह की प्रोसेसिंग सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में होती है, जो टेम्पोरल लोब में ही स्थित है। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स भी है। हमारे मस्तिष्क में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तो ऑक्सीपिटल लोब में है, जो कि मस्तिष्क के पिछले हिस्से में है, यानी टेम्पोरल लोब के और पीछे। लेकिन सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स यानी वहां पे एक बार प्राथमिक प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन या दृश्य जानकारियां हैं वो आगे की प्रोसेसिंग के लिए टेम्पोरल लोब में ही भेजी जाती हैं। इसमें लिम्बिक कॉर्टेक्स भी है और एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस भी इसका हिस्सा है। अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। लिम्बिक कॉर्टेक्स तो लिम्बिक सिस्टम के ऊपर जो कवरिंग है कॉर्टेक्स की, जो एरिया टेम्पोरल लोब का पड़ता है वो हो जाता है, और उसके अंदरूनी हिस्से में पूरा लिम्बिक सिस्टम है जिसमें अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस दो बहुत महत्वपूर्ण एरियाज हैं। अमिगडाला इमोशंस की प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी होता है और हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालिक स्मृति के लिए उत्तरदायी है। हिप्पोकैम्पस टेम्पोरल लोब में जो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है, जो चीजों की पहचान की जाती है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिखी, आपने पहले कोई चीज देखी तो उसकी प्रोसेसिंग ऑक्सीपिटल लोब में होगी, पर वो चीज है क्या उसको जब आप पहचानते हैं, जैसे आपने सेब देखा तो सेब की इमेज प्रोसेस हुई ऑक्सीपिटल लोब में, लेकिन अब उसको आपने पहचाना कि ये सेब है, ये लाल रंग का होता है, मीठा होता है, ये प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? टेम्पोरल लोब में, क्योंकि वहां पे सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स है। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के साथ हिप्पोकैम्पस जब अपना फंक्शन जोड़ता है तो आपको उस ऑब्जेक्ट से संबंधित जो भी याददाश्त है, जो पुरानी स्मृतियां हैं कि अच्छा मैंने कल खरीदा था सेब, 100 रुपए किलो मिल रहा था, या सेब मुझे बहुत प्रिय है, मेरा पसंदीदा फल है, उसको सेब नहीं पसंद है, या कोई भी और तरह की स्मृतियां जो से जुड़ी हुई कोई भी वाक्य, कोई घटना रही हो, या किसी भी और तरह की जानकारी जो स्मृति के रूप में आपके दिमाग में है, वो चीज इससे जुड़ती है। तो हिप्पोकैम्पस का ये काम है कि जो चीजें आपने पहचानी, जो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज किया, उसके साथ कोई जुड़ी हुई मेमोरी को एक्टिवेट करता है। और अमिगडाला उसमें कोई इमोशनल कंपोनेंट जोड़ता है, जो भी आपकी मेमोरीज हैं, जो स्मृतियां हैं, उसमें भावनात्मक पहलू ऐड करता है अमिगडाला। टेम्पोरल लोब के 3 मुख्य प्रकार के फंक्शन समझे जा सकते हैं। पहला तो ऑडिटरी इनपुट प्रोसेस करना, जो भी श्रवण संबंधी जानकारी आपकी आ रही है आपके कानों में, जो भी आपने सुना, जो भी आवाजें सुनी, जो म्यूजिक सुना, संगीत सुना, हर तरह की वॉइस जो आप सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, वो मेनली प्रोसेस टेम्पोरल लोब में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। तो एक मुख्य काम टेम्पोरल लोब का श्रवण संबंधी है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है विजुअल ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। आपने आंखों से जो चीजें देखी, जो वस्तुएं देख रहे हैं, उनको पहचानना, ये काम भी टेम्पोरल लोब का है। और तीसरा प्रमुख काम जो टेम्पोरल लोब करता है वो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ सेंसरी इनपुट, यानी मेमोरी। लंबे समय की, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृतियां ये स्टोर करता है, बनाता है। अभी हमने जो 3 मुख्य कार्य जाने टेम्पोरल लोब के, उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पर तीनों चीजें आपको दिखाई देंगी। मान लीजिए आप हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, चढ़ाई के लिए जा रहे हैं, या चल रहे हैं,
जंगलों के थ्रू गुजर रहे हैं और हाइकिंग के दौरान आपने अपनी यात्रा में कई सारी डिफरेंट तरह की बर्ड्स देखी, चिड़िया देखी। अब अलग अलग चिड़िया अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग रंग की हैं, अलग अलग साइज की हैं। अगर आप हर चिड़िया को पहचान पा रहे हैं कि ये चिड़िया ये वाली चिड़िया है, इसका ये नाम होता है, इस तरह से अगर आप पहचान पा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो ये वेंट्रल विजुअल पाथवे जो है टेम्पोरल लोब में, उसका कार्य होता है। आप चिड़िया जो देख रहे हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में भी बांट सकते हैं कि ये इस तरह की चिड़िया होती हैं, ये सिर्फ मांसाहारी होती हैं, ये सिर्फ शाकाहारी चिड़िया हैं, सिर्फ अनाज वगैरह खाती हैं, या किसी और आधार पे आप उनको बांट सकते हैं। ये काम भी जो है ऑब्जेक्ट कैटेगराइजेशन का, जो भी आपने चीजें देखी उसको किसी कैटेगरी, निश्चित श्रेणी में बांटना, ये काम भी टेम्पोरल लोब में ही होता है और उसके खास हिस्से इन्फेरोटेम्पोरल कॉर्टेक्स में होता है। एरिया टीई जो आपने जब देखा, जब हम संरचना देख रहे थे, निचला हिस्सा जो है टेम्पोरल लोब का, इन्फेरोटेम्पोरल कॉर्टेक्स या एरिया टीई, यहां पर ये चीजें होती हैं। कैटेगराइजेशन जब आप करते हैं या किसी चीज को किसी श्रेणी में बांटते हैं, तो आपको किसी वस्तु के कई पहलुओं पर ध्यान देना होता है। जैसे अगर दो पीले रंग की चिड़िया है और आपको उनको अलग अलग कैटेगरी में या किसी आधार पे किसी श्रेणी में बांटना है, तो इस केस में आप चिड़िया का सिर्फ रंग नहीं देखेंगे, उसका आकार, उसकी साइज, उसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी ध्यान देंगे। ये सारी चीजें टेम्पोरल लोब की वजह से ही हो पाती हैं। अगर टेम्पोरल लोब में डैमेज हो जाए तो चीजों को आप सही श्रेणी में नहीं डाल पाते, कैटेगराइज नहीं कर पाते। अब मान लीजिए आप हाइकिंग के समय आगे चलते जा रहे हैं और आपने चिड़ियों के गाने सुने, तो यहाँ न सिर्फ आप चिड़ियों को देख रहे हैं बल्कि उनके गाने भी सुन रहे हैं। अब कौन सा गाना किस प्रकार की चिड़िया गा रही है, इसको जोड़कर भी दिमाग में रख पाना, ये क्रॉस मोडल मैचिंग है। दो अलग अलग मोडालिटी की इंफॉर्मेशन को आप मैच कर रहे हैं, दृश्य चीजों को उसकी आवाज से मैच कर रहे हैं। ये काम भी टेम्पोरल लोब का होता है, टेम्पोरल लोब के सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस का। जैसे जैसे आप और चिड़िया देखते जा रहे हैं, आप उनके बारे में अपनी याददाश्त भी बनाते जा रहे हैं। आपके दिमाग में एक स्मृति भी बन रही है कि कौन सी चिड़िया कैसी है, कहाँ मैंने देखी, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपके दिमाग में स्टोर हो रही है। सब चिड़ियाओं का नाम क्या है, ये कलर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो दीर्घकालिक स्मृतियां बन रही हैं, जो कि आप सोच रहे हैं कि अच्छा घर जाकर मैं अपने घर वालों को ये चीज बताऊंगा या बताऊंगी कि मैंने इस प्रकार की चिड़िया देखी। तो ये सारी मेमोरी जो बन रही है, जो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी, जो दीर्घकालिक स्मृति बन रही है, ये जो पूरा वेंट्रल विजुअल स्ट्रीम है आपके टेम्पोरल लोब का और पैरालिम्बिक कॉर्टेक्स मीडियल टेम्पोरल रीजन का, इसका कार्य होता है। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया, इसमें देखा कि किस तरह से आपका टेम्पोरल लोब चीजों की पहचान करने में भूमिका निभाता है, मेमोरी के निर्माण में भूमिका निभाता है, और जो चीजें आप सुन रहे हैं उसमें भूमिका निभाता है। लेकिन एक चीज रह गई, जो है अमिगडाला का फंक्शन, यानी इमोशंस, भावनाएं। अब भावनाएं जो है उसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप हाइकिंग करते हुए आगे जा रहे हैं, तभी अचानक से आप रुक जाते हैं क्योंकि आपने किसी सांप की फुफकार सुनी, और फिर आप जल्दी से देखने लगते हैं कि सांप किधर दिखाई दे रहा है रास्ते में। हो सकता है एक जहरीला सांप आपको दिखाई दे, तो आपका हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आप तुरंत वहां से बच के भागने की कोशिश करेंगे। ये जो रिस्पॉन्स आपका आया, ये भावनात्मक प्रतिक्रिया जो हुई, ये अमिगडाला का काम होता है। अमिगडाला वैसे तो लगभग सभी इमोशंस में, लेकिन खासकर डर के इमोशंस के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, डर की पहचान करने के लिए। अब यहाँ पर जो भावना आपने उस सांप से जोड़ी कि ये खतरनाक चीज है, इसे अगर इसने काट लिया तो हम मर सकते हैं, तो आपने नेगेटिव फीलिंग जो जोड़ी एक सांप के साथ, उसकी वजह से आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। अगर अमिगडाला ठीक प्रकार से काम न करे तो क्या होगा? चीजों के साथ आप कोई पॉजिटिव फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लिंक नहीं कर पाएंगे, और फिर अपना बिहेवियर उस हिसाब से चेंज नहीं कर पाएंगे। सोचिए क्या हो अगर आपके अमिगडाला में डैमेज हो जाए और
आप किसी व्यक्ति से कोई अच्छी या बुरी फीलिंग जोड़ ना सके, माँ बाप से प्रेम की भावना, आदर की भावना ना कनेक्ट कर सके, कोई दुश्मन है तो उससे नफरत की भावना को ना जोड़ सके, तो कैसी लाइफ होगी। और असल में ये होता भी है। जब प्रयोगशालाओं में जानवरों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और मान लीजिए उनके अमिगडाला में डैमेज किया जाता है या हो जाता है कभी किसी एक्सीडेंट के चलते, और उन पर अध्ययन किया जाता है, तो ये पाया जाता है कि ऐसे जानवर किसी भी खतरनाक चीज के लिए कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरीज में देखा गया है कि वैसे बंदर जिनके अमिगडाला में डैमेज हो गया है वो सांपों से डरना छोड़ देते हैं। आमतौर पर बंदर सांप से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर दूर से ही सांप देख लिया तो सब बंदर शोर मचाने लगते हैं। लेकिन अगर अमिगडाला में डैमेज हो गया तो सांप के साथ वो नेगेटिव वाली फीलिंग जोड़ ही नहीं पाते हैं, और बल्कि सांप से डरना तो दूर, और उसको पकड़ने के लिए भी हाथ बढ़ा सकते हैं। तो एमिगडाला का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, चीजें पॉजिटिव है हमारे लिए या नेगेटिव, ये पहचानने में और हमारा व्यवहार उस हिसाब से मॉडिफाई करने में, ये समझना बहुत जरूरी है। स्पेशल नेविगेशन में भी टेम्पोरल लोब का इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्पेशल नेविगेशन यानी किस स्थान पर आपको जाना है, कहाँ मूवमेंट करना है, इसकी जानकारी। अब जैसे ही आप सांप देखते हैं आप तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं, पर रास्ता बदल के आप कहीं भी तो नहीं भागेंगे, आप उसी रास्ते पर वापस जाने की कोशिश करेंगे जहां से आप आए हैं या जहां से जंगल में घुसे हैं, क्योंकि आप अब जंगल के एरिया से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये जानकारी कि रास्ता कौन सा है, कहाँ से हम होकर आए हैं, ये कहाँ पर स्टोर होगी, आपके हिप्पोकैम्पस में, जो स्मृति वाला क्षेत्र है। उसके आधार पे फिर आप समझ पाते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आपको किधर जाना है, किस दिशा में जाना है और किधर से आप आए हैं। ये जानकारियां भी आपका हिप्पोकैम्पस स्टोर करता है, जिसकी मदद से आपको स्पेशल नेविगेशन यानी स्थान में कहाँ पर किस जगह जाना है, किस दिशा में जाना है, ये समझने में मदद मिलती है। अब टेम्पोरल लोब का इतना इम्पोर्टेंट काम है हमारी लाइफ में, चीजों की पहचान करना, मेमोरी, सुनना, देखना, ये सारी चीजें, भावनात्मक पहलू, अगर इसका लॉस हो जाए, अगर टेम्पोरल लोब में डैमेज हो जाए तो लाइफ में कितनी समस्याएं आ सकती हैं। पर कई बार देखा जाता है कि टेम्पोरल लोब डैमेज जिन लोगों को है, क्योंकि टेम्पोरल लोब में वेंट्रल विजुअल स्ट्रीम आती है हमारे ऑक्सीपिटल लोब से, जो चीजों की पहचान करने में मदद करती है। अगर यहाँ डैमेज हो जाए तो डॉर्सल स्ट्रीम, जो कि पैराइटल लोब की तरफ जाती है, जब हमने पैराइटल लोब देखा था तो हमने देखा भी था वेयर पाथवे और वॉट पाथवे के बारे में, तो वो चीजें हमें देखकर चीजों को पहचानने में या वहां पहुंचने में हेल्प करती है। आइए अब एक अगला फंक्शन देखते हैं हमारे टेम्पोरल लोब का। टेम्पोरल लोब का एक मुख्य हिस्सा है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, यानी टेम्पोरल लोब का सबसे ऊपरी हिस्सा। सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मोशन। बायोलॉजिकल मोशन इस तरह की शारीरिक गतिविधि को कहते हैं जो कि किसी खास प्रजाति के लिए कोई अर्थ रखती है। जैसे अगर हम अपनी आंखों का कोई मूवमेंट कर रहे हैं, चेहरे का कर रहे हैं, मुंह का कर रहे हैं, हाथ का कर रहे हैं या शरीर का कर रहे हैं, तो इसका कुछ सामाजिक अर्थ होता है, यानी दूसरे व्यक्ति, हमारी प्रजाति के ही दूसरे लोग यानी इंसान, जब उस गतिविधि को देखेंगे तो उसका कुछ एक मतलब, एक अर्थ समझेंगे। सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस बायोलॉजिकल मोशन को समझने में मदद करता है। इससे हमें समझ में आता है कि सामने वाले व्यक्ति की मंशा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस में, क्योंकि ये मल्टी मोडल होता है, यहाँ कई तरह की इंफॉर्मेशन आती है, विजुअल, ऑडिटरी, सब तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है, और ये हमें जो सामाजिक तौर पे इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं उनको समझने में, उसको संज्ञान में लेने में मदद करता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और बात करते समय बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देख रहे हैं, तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके इस प्रकार के हाव भाव और मूवमेंट से सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है कि या तो आप कहीं जल्दी में है जाने के लिए और समय का अभाव है आपके पास इसलिए घड़ी देख रहे हैं, या उसे समझ में आ जाएगा कि आप उसकी बातों से बोर हो रहे हैं और सोच रहे हैं कब बात खत्म हो। तो यहाँ आपको कुछ बताना नहीं पड़ा, कुछ कहना नहीं पड़ा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ गया कि
आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं या आपके इस हाव भाव से क्या अर्थ निकाला जाए। इस प्रकार के मूवमेंट को बायोलॉजिकल मोशन कहते हैं, जो एक विशेष प्रजाति के लोग समझ सकते हैं, और इसका प्रोसेसिंग या इसको समझना, इसका अर्थ निकालना सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस का काम होता है। ये चीजें बंदरों में भी देखी गई हैं करके। बंदर के ब्रेन में भी सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस में बायोलॉजिकल मोशन जब भी बंदर देखता है अपने ही प्रजाति के दूसरे बंदरों में, तो उसमें कुछ एक खास तरह की प्रतिक्रिया होती है। इंसानों में भी ये चीज देखी गई है और इमेजिंग स्टडीज में ये देखा जाता है कि जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी यानी बाएं गोलार्ध में और राइट में भी यानी दाएं गोलार्ध में जो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस का हिस्सा है टेम्पोरल लोब का, जहाँ पे डॉटेड रेड दिखाए गए हैं, वहां पर ज्यादा हलचल या गतिविधि होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का बायोलॉजिकल मोशन देखता है और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस का, जो कि टेम्पोरल लोब का भाग है। टेम्पोरल लोब का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन विजुअल प्रोसेसिंग भी है। टेम्पोरल लोब में, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये पैराइटल लोब डिस्कस करते समय अच्छी तरह बताया गया था, लेकिन एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेना जरूरी है। जो ऑक्सीपिटल लोब है, जो एरिया 17, 18, 19 का हिस्सा दिखा रहा है इस डायग्राम में, ये ऑक्सीपिटल लोब है। यहाँ से दो तरह की इंफॉर्मेशन जाती है। एक आप देख रहे हैं रेड एरो जो है पैराइटल लोब की तरफ जा रहा है, दूसरा ब्लू एरो है जो टेम्पोरल लोब की तरफ आ रहा है। जो दृष्टि संबंधी जानकारी होती है, आंखों से जो चीजें आप देखते हैं, उसके बारे में दो इंफॉर्मेशन जो है, जो चीज देखी गई, वो इन दो एरियाज में भेजी जाती है, एक पैराइटल लोब में, एक टेम्पोरल लोब में। पैराइटल लोब में जो पाथवे जाता है उसे वेयर पाथवे कहते हैं। कहाँ, मतलब जो चीजें आप देख रहे हैं वो आपके सामने, आपके आसपास कहाँ स्थित है, ये प्रोसेसिंग आपके पैराइटल लोब में पिछले हिस्से में होती है। और जो आपने देखा वो क्या है, यानी ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, चीजों को पहचानना, यानी व्हाट, क्या आपने क्या देखा, तो व्हाट पाथवे जो है ये टेम्पोरल लोब में आता है। यानी टेम्पोरल लोब में जब आप कोई चीज देखते हैं, वो जानकारी भेजी जाती है, तो टेम्पोरल लोब में उसकी पहचान होती है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो टेम्पोरल लोब का बहुत यूज है, बहुत इसका महत्वपूर्ण रोल होता है चीजों की पहचान करने में, और न सिर्फ चीजों की पहचान करने में, बल्कि इंसानों के चेहरे पहचानने में भी टेम्पोरल लोब का ही कार्य है। एक बहुत बड़ी स्टडी की थी उरी हैसन और उनके कलीग्स ने 2004 में, जिसमें वो देखना चाहते थे कि लोगों के ब्रेन में कैसे गतिविधियां होती हैं, कहाँ हलचल होती है, कहाँ एक्टिविटी होती है जब वो कोई चीज देखते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो इन्होंने कुछ लोगों को बैठाकर एक मूवी दिखाई, एक फिल्म दिखाई, जिसका नाम था द गुड, द बैड एंड द अगली। ये मूवी इन्होंने लोगों को दिखाई और एफएमआरआई विधि से इनके दिमाग में कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है इसको रिकॉर्ड किया, और ये देखने के लिए कि क्या अलग अलग लोगों में जब चीजें वो देखते हैं तो समान तरह की गतिविधि ब्रेन में होती है या अलग होती है। इसके लिए इन्होंने जो 5 लोग लिए, बड़ा समूह था पर उसमें से 5 लोगों को लिया, और उनके ब्रेन में कैसी गतिविधियां हो रही हैं उसको आपस में इन्होंने कंपेयर किया, तुलना की, और इन्होंने इस अध्ययन से 3 महत्वपूर्ण बातें जानी। पहली बात जो इन्होंने जानी, जो यहाँ पर पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, वो ये कि सभी व्यक्तियों में बिल्कुल समान रूप से टेम्पोरल लोब यानी शंखपाली में काफी हलचल दिखी, काफी गतिविधियां दिखी। जो आपको यहाँ पर कलर्स अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, येलो कलर है या ऑरेंज कलर है, ये दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा समानता किन एरियाज में गतिविधि में इन 5 लोगों में दिखाई दी। तो जो भी टेम्पोरल लोब के वो हिस्से थे जहाँ पे ऑडिटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है या विजुअल होती है, ये सारी एरियाज में गतिविधि दिखाई दे रही थी और सब लोगों में समान रूप से दिखाई दे रही थी, जिससे पता चलता है कि जब भी कोई आप ऐसी ऑडियो विजुअल चीज देखते हैं, जैसे मूवीज देख रहे हैं या कोई और चीज देख रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसकी शक्ल की तरफ भी देख रहे हैं और बात भी सुन रहे हैं, इस तरह की चीजें प्रोसेस करने में हमारे टेम्पोरल लोब का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी चीज जो इन्होंने नोटिस की अपने अध्ययन में, वो ये थी कि न सिर्फ टेम्पोरल लोब के अलग अलग हिस्सों में समान तरह से एक्टिविटी दिखाई दे रही है हर व्यक्ति में, बल्कि
जो सीन वो देख रहे हैं मूवी में उसमें क्या दिखाया जा रहा है उसके आधार पर किसी एक हिस्से में गतिविधि ज्यादा या कम होती थी। जैसे जब लोगों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर, तब टेम्पोरल लोब के एक हिस्से जिसे FFA कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया, यहाँ पर गतिविधि ज्यादा हो रही थी। ये टेम्पोरल लोब का वो हिस्सा है जो चेहरे पहचानने में मदद करता है। अगर आप अपनी शक्ल पहचान पाते हैं, अपने पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, घर परिवार के लोगों की, या जिनकी भी शक्लें पहचान पाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया वो गतिविधि करता है, वो पहचानता है किसी भी व्यक्ति को उसके चेहरे से। तो इस एरिया में ज्यादा हलचल दिखाई दे रही थी। लेकिन जब कुछ और तरह के सीन्स दिखाए जा रहे थे जिसमें शक्लें नहीं है पर कुछ और तरह के सीन्स आप देख रहे हैं, तब पैरा हिप्पोकैम्पल प्लेस एरिया एक्टिवेट हो रहा था। यानी जब आप स्थानों का चित्र देख रहे थे मूवीज में, जब लोग स्थानों के बारे में देख रहे थे, अलग अलग एरिया का फोटो देख रहे थे, कोई सीन देख रहे थे, तो पैरा हिप्पोकैम्पल प्लेस एरिया PPA, ये जो हिस्सा है टेम्पोरल लोब का, ये एक्टिव हो रहा था, क्योंकि ये जगहों की पहचान करने में, स्थान की पहचान करने में हेल्प करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दृष्टि संबंधी जानकारियों के लिए चीजों में अलग अलग एक्टिविटी हो रही थी, और जानकारियों के लिए भी हो रही थी। जैसे जो शोधकर्ता थे उन्होंने पाया कि पोस्ट सेंट्रल हैंड रीजन एक एरिया रहता है, वहां एक्टिविटी हो रही थी। अगर आप किसी का हाथ का मूवमेंट देख रहे हैं, जैसे मूवी में कोई डायलॉग बोल रहा है और हाथ का बड़ा मूवमेंट कर रहा है, तो पोस्ट सेंट्रल हैंड रीजन नाम का जो एरिया है वहां पे गतिविधि बढ़ रही थी। या अगर आप डायलॉग्स पे ध्यान दे रहे हैं, डायलॉग सुन रहे हैं, तो आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है टेम्पोरल लोब का, वहां एक्टिविटी हो रही है। तो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन है वो जहां प्रोसेस होती है, टेम्पोरल लोब के उस एरिया में ज्यादा हलचल हो रही थी जब वैसे सीन्स या वैसा डायलॉग कुछ स्क्रीन पर आ रहा था। और तीसरी चीज जो उन्होंने पाई वो ये कि जब ये लोग मूवी देख रहे थे तो टेम्पोरल लोब में ज्यादा हलचल तो थी ही, पर ऐसा नहीं है कि ब्रेन के बाकी हिस्सों में बिल्कुल नहीं थी। और एरियाज में भी थी, जैसे पैराइटल लोब में भी कुछ गतिविधि हो रही थी, फ्रंटल लोब में भी गतिविधि हो रही थी। पर ये जो गतिविधियां थी फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब में, इसमें समानता नहीं थी लोगों के बीच में। और ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रंटल लोब में क्या होता है, आप जिस तरह की प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे आप चीजें सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, तो अगर आप मूवी में कुछ देख रहे हैं, उसका कुछ एक खास तरह का अर्थ निकाल रहे हैं, तो ये अर्थ हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग निकालेगा, अपने पहले के एक्सपीरियंसेस और अनुभव के आधार पर, अपनी स्मृति के आधार पर अलग अलग चीजें अलग तरह से समझेगा। तो इसलिए ये चीजें जो थी, ये गतिविधियां जो थी, ये थोड़ा भिन्न एरियाज में दिख रही थी अलग अलग लोगों के लिए। या पैराइटल लोब जो कि जगह की इंफॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है, तो हो सकता है कि कुछ लोग कुछ और प्लानिंग कर रहे हो कि अच्छा मूवी देख के हम चलेंगे, एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो कहीं पर खाने पीने चलेंगे या कुछ और काम करेंगे, कुछ भी और तरह की प्लानिंग दिमाग में सोच रहे हो। तो इस वजह से सब लोग अलग अलग सोचेंगे, सबकी अपनी लाइफ में अपनी तरह से चीजें सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो गतिविधियां हो रही थी बाकी ब्रेन एरियाज में, उसमें समानता नहीं पाई गई। पर क्योंकि एक ही तरह की मूवी सभी देख रहे थे, मूवी का कंटेंट एक ही तरह का था, तो उससे संबंधित जो श्रवण संबंधी प्रोसेसिंग हो रही है या विजुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही है, ये सारी चीजें जब एक्टिविटी हो रही थी तो शंखपाली या टेम्पोरल लोब में लगभग समान तरह के एरियाज एक्टिव हो रहे थे। अब हमने टेम्पोरल लोब का कार्य देखा है विजुअल प्रोसेसिंग में, तो इसी से संबंधित बात कर लेते हैं कि क्या जो चेहरों के बारे में हमारे टेम्पोरल लोब में प्रोसेसिंग होती है वो क्या कुछ अलग होती है बाकी जो चीजें हम देख रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग की तुलना में? क्या चेहरे कुछ स्पेशल होते हैं? क्या इनकी प्रोसेसिंग अलग तरह की होती है? तो चेहरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शायद हर इंसान बाकी चीजों को छोड़कर चेहरों की तरफ देखते हुए जिंदगी भर ज्यादा समय बिताता है, क्योंकि हम इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। एक छोटा नवजात शिशु भी बाकी चीजों की तरफ देखना छोड़कर चेहरों की तरफ देखना ज्यादा पसंद करता है। और हम इतने सारे तमाम तरह के चेहरे देखते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ चेहरे देखते हैं। चेहरों में अलग अलग दिन अलग अलग अंतर भी मिलते हैं, कभी किसी की दाढ़ी मूछ है, अगले दिन नहीं है, कभी किसी ने चश्मा पहना है, कभी हैट पहना है, लेकिन हर परिस्थिति में हम चेहरा व्यक्ति का पहचान जाते हैं। चेहरों से हमें कितनी सारी सामाजिक जानकारियां भी मिलती हैं। आपके हाव भाव से, एक्सप्रेशन से कितनी सारी इंफॉर्मेशन सामने वाले व्यक्ति को मिलती है। तो जाहिर है चेहरे कुछ अलग
महत्व रखते हैं हमारी जिंदगी में। और इसलिए पहले शोधकर्ताओं ने ये सोचा कि जरूर चेहरों की जो प्रोसेसिंग होती होगी ब्रेन में वो कुछ अलग होगी, बाकी चीजें जो हम देखते हैं उसकी प्रोसेसिंग अलग तरह से होती होगी और चेहरों के लिए कुछ खास सिस्टम होगा जिससे इसकी प्रोसेसिंग होती होगी। और इसके सबूत के तौर पर, प्रमाण के तौर पर हमें कई सारे रिजल्ट्स भी मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ऐसा है, फेसेस या चेहरे हमारे लिए ज्यादा महत्व रखते हैं। पहली चीज जो बंदरों में एक्सपेरिमेंट्स करके देखी गई है वो ये कि शंखपाली या टेम्पोरल लोब में कुछ खास तरह के न्यूरॉन्स हैं जो कि अलग अलग प्रकार के चेहरों के लिए संवेदनशील होते हैं और कुछ दूसरे तरह के न्यूरॉन्स हैं जो चेहरों के हाव भाव के लिए संवेदनशील होते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये दिखाती है कि चेहरे कितने महत्वपूर्ण हैं वो ये कि जब बाकी किसी भी वस्तु का आप चित्र देखेंगे और चित्र को अगर सीधा ना देखें, उल्टा करके देखें, तो हो सकता है कि आपको पहचानने में दिक्कत होगी कि ये क्या चीज है। अगर बहुत ज्यादा परिचित नहीं है उस चीज से तो किसी और एंगल में या उल्टी तस्वीर अगर देखेंगे किसी और वस्तु की तो दिक्कत होती है थोड़ी पहचानने में। लेकिन चेहरों के साथ ऐसा नहीं है। अगर चेहरा उल्टा करके भी आप किसी का फोटो देख रहे हैं तो भी आप आसानी से पहचान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चेहरे और बाकी जो चीजें, जो दृश्य सामग्री आप देखते हैं, उन दोनों की प्रोसेसिंग जरूर कुछ अंतर होगा, कुछ अलग तरह से होती होगी। आइए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है थैचर इल्यूशन। थैचर इल्यूशन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिस महिला की, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, मार्गरेट थैचर जिनका नाम था, पर इनकी तस्वीर आप उल्टी देख रहे हैं। अब आपको दोनों तस्वीर में थोड़ा अंतर लग रहा होगा, लेकिन दोनों तस्वीर आपको सामान्य ही लग रही है, कुछ खास अंतर इसमें नहीं लग रहा है, ठीक लग रही है ऐसे देखने में जब आप उल्टा इनको देख रहे हैं। पर यही अगर इन दोनों तस्वीरों को सीधा कर दिया जाए तब आपको पता चलेगा कि एक तस्वीर तो बिल्कुल सही थी, दूसरी कितनी अजीब और डरावनी थी। लेकिन जब आप उल्टे पोजीशन में इसको देख रहे थे तो आपको ये चीजें नहीं पता चली, आपको एहसास नहीं हुआ कि ये इतनी अजीबोगरीब तस्वीर है। इसे कहते हैं थैचर इल्यूशन। जेम्स हैक्सबी और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने 1999 में देखा कि ब्रेन में, हमारे टेम्पोरल लोब में कुछ कॉर्टेक्स का एरिया होता है जो वैसे चेहरों की प्रोसेसिंग करता है जो उल्टे हैं, जैसे ऊपर वाली तस्वीर को प्रोसेस करेगा, और यही एरिया बाकी तरह की दृश्य सामग्री को भी प्रोसेस करेगा। लेकिन टेम्पोरल लोब में एक अलग हिस्सा है जो कि सीधे अपराइट फेसेस को प्रोसेस करता है। यानी ऊपर वाली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो टेम्पोरल लोब में एक हिस्से में प्रोसेस होती है और नीचे जो सीधी तस्वीर है वो दूसरे हिस्से में प्रोसेस होती है। इससे भी हमें पता चलता है कि चेहरों की प्रोसेसिंग हमारे लिए खास महत्व रखती है और उसके लिए अलग सिस्टम या मैकेनिज्म हमारे ब्रेन में बना हुआ है। और जो फेस की प्रोसेसिंग हम करते हैं उसमें न सिर्फ टेम्पोरल लोब का कार्य होता है, उसका मुख्य कार्य तो है ही, लेकिन सिर्फ उसी का कार्य नहीं होता है, इसमें ऑक्सीपिटल लोब के भी कुछ हिस्से शामिल होते हैं और टेम्पोरल लोब के भी अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। पर मुख्य रूप से टेम्पोरल लोब का जो फ्यूजीफॉर्म फेस एरिया है, FFA नाम भी है, फेस एरिया, फ्यूजीफॉर्म फेस एरिया में ही चेहरों की प्रोसेसिंग, उनकी पहचान की जाती है। चेहरे कितने महत्वपूर्ण हैं और उनकी पहचान के लिए अलग मैकेनिज्म बना हुआ है हमारे ब्रेन में, इसके बारे में जानकारी स्प्लिट फेस टेस्ट से भी मिलती है। स्प्लिट फेस टेस्ट में क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का एक चेहरे का तस्वीर लेते हैं, जैसे पहली पिक्चर आपको दिख रही है एक महिला की, ये इसका ओरिजिनल फेस है, इसकी जो वास्तविक तस्वीर है वो है। फिर क्या करते हैं, इसको कंप्यूटर की मदद से इसके चेहरे को आधा आधा डिवाइड करके, दाएं हिस्से और बाएं हिस्से को, पहला क्या किया सेकंड पिक्चर में कि दाएं हिस्सा जो था इस महिला के चेहरे का, उसी को बाएं साइड भी पलटकर 180 डिग्री पर उसको जोड़ दिया। तो ये जो सेकंड चेहरा आप देख रहे हैं ये महिला का दायां फेस ही है, पर दोनों तरफ इसको कर दिया गया। और तीसरी पिक्चर में क्या किया गया है, महिला के बाएं चेहरे का बायां हिस्सा जो है उसी को डबल करके एक चेहरा बना दिया गया है। अब जब ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें किसी व्यक्ति को दिखाई जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि बताइए कि पहले चेहरे से बाकी दोनों चेहरों में कौन सा ज्यादा सही मैच कर रहा है, तो लोग अक्सर तीसरा वाला चेहरा बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि चेहरों की प्रोसेसिंग खासकर हमारे टेम्पोरल लोब में, और वो भी राइट साइड के टेम्पोरल लोब में होती है। तो राइट टेम्पोरल लोब में हमारे वो इंफॉर्मेशन जाती है जो हम बॉडी के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। तो इस महिला का जो बायां वाला चेहरा है वो ज्यादा क्लियर हमारे दिमाग में प्रोसेस होता है, और इसलिए बाएं वाले चेहरे से मिलकर जो तीसरा चेहरा बना हुआ है वो हमें उसके चेहरे से, ओरिजिनल चेहरे से ज्यादा मिलता हुआ लगता है। और लोगों ने यही चेहरा तब भी चुना जबकि उनको तस्वीरें उल्टी करके दिखाई गई। लेकिन वैसे पेशेंट जिनके राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज हो गया था या राइट साइड के पैराइटल लोब में भी डैमेज हो गया था, ऐसे लोग न सीधे तौर पर न उल्टी करी हुई तस्वीर में पहचान पाए कि पहले वाले चेहरे से कौन सा चेहरा मैच कर रहा है। स्प्लिट फेसेस टेस्ट से न सिर्फ ये चीज सामने आती है कि हमारे टेम्पोरल लोब जो दोनों हैं बाएं और दाएं तरफ के, बिल्कुल एक समान कार्य नहीं करते हैं फेस की प्रोसेसिंग में। दाएं तरफ का टेम्पोरल लोब ज्यादा भूमिका अदा करता है। पर न सिर्फ ये, इससे एक और ज्यादा इंटरेस्टिंग जानकारी हमें पता चलती है, वो ये है कि जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो अलग तरह का देखते हैं और दुनिया हमें जिस तरह देखती है वो अलग देखती है। हम जब अपना चेहरा देखते हैं तो हम शीशे के थ्रू देखते हैं, आईने में देखते हैं, और आईने में आपको पता है कि चित्र पलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। हमारा बायां दाएं की तरफ दिखता है और दायां बाएं की तरफ दिखता है। पर जब लोग देखते हैं हमें तो उन्हें हमारा चेहरा थोड़ा अलग दिखता है, उससे थोड़ा सा अलग, जैसा हम खुद को जानते या देखते हैं। क्योंकि हमारा चेहरा कैसा है, कैसा दिखता है, हमारी ये जो जानकारी है अपने बारे में, ये हमारे तस्वीर से आती है जो हमने मिरर में देखा हुआ है, अपना अक्स देखा है, उससे आती है। जबकि लोग मिरर वाला फेस नहीं देखते, हमारा डायरेक्ट फेस देखते हैं। तो बाकी दुनिया हमें जैसे देखती है और हम खुद को जैसे देखते हैं उसमें थोड़ा अंतर होता है। इसीलिए जब इस महिला से खुद बोला गया कि आपकी 3 तस्वीरें देखिए और बताइए कि आपके चेहरे से सबसे बेहतर कौन सा मैच कर रहा है, तो हमने पहले देखा कि और लोगों से पूछा जाता है, तो क्योंकि दाएं तरफ का टेम्पोरल लोब ज्यादा कार्य करता है और ऑपोजिट साइड, कॉन्ट्रालेटरल साइड में सामने वाले व्यक्ति का बायां हिस्सा वो देखता है, तो उनको लगता है कि सी वाला चेहरा जो है वो ज्यादा सही मैच कर रहा है इस महिला से। पर उस महिला की बात सोचिए, उस महिला ने तो अपना चेहरा हमेशा आईने में देखा है, उसकी पहचान वही है। और जब आईने में वो महिला अपना चेहरा देखती होगी तो इस चेहरे का जो दायां हिस्सा है वो अपने बाएं साइड देखती होगी, और बायां वाला ही ज्यादा प्रोसेस करेगी क्योंकि वो इंफॉर्मेशन राइट टेम्पोरल लोब में जाएगी। इसलिए जब खुद उस महिला से पूछा गया कि बाकी दोनों तस्वीरों में से आपके असली चेहरे से कौन ज्यादा सही मेल खा रही है, तो उसने बी वाली पिक्चर को बताया। जो बीच वाली पिक्चर है उसको लगा कि वो ज्यादा सही मैच कर रही है। तो थोड़ा सा अंतर आता है, दुनिया हमें जिस तरह से देखती है, हमारा चेहरा जिस तरह देखती है, और हमको अपने चेहरे के बारे में जो जानकारी है उसमें। कई बार आप सुनते होंगे लोग कहते हैं कि मैं बहुत फोटोजेनिक नहीं हूं, मेरी तस्वीर बड़ी अच्छी नहीं आती है, और उनको लगता है कि एंगल सही नहीं है, उनके बाल सही नहीं है, या कुछ और कारण है जिससे तस्वीर अच्छी नहीं आती है। पर कारण ये नहीं हो सकता है। कारण ये होता है कि हमें तो आदत होती है खुद को एक आईने में देखने की, और वही अपना चेहरा हम पहचानते हैं। लेकिन जब हमारी फोटो ली जाती है तो वो वैसे ली जाती है जैसे दुनिया हमें देखती है, उस तरह की तस्वीर आती है, और इसलिए हमें लगता है कि नहीं, ये तो थोड़ी अलग लग रही है, ये तो मेरा सही एंगल से तस्वीर नहीं आई है, इसलिए अच्छी इमेज नहीं आ रही है, ऐसा हमें लगता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब लोग फोटो अपनी पोस्ट करते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो मिरर इमेज डाल देते हैं। जो आप देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो मिरर इमेज है, ये तो सही, ऐसा इनका चेहरा पूरी तरह से नहीं है। पर उस व्यक्ति को वही सही एंगल लगता है क्योंकि उसने हमेशा शीशे में ही अपना शक्ल देखा हुआ है। तो जो मिरर इमेज वो कैमरे से खींचता है उसे लगता है यही मेरी सही शक्ल है और सही तरह से फोटो आई है, और फिर वही वो अपलोड कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि कैसे हम अपना चेहरा देखते हैं और कैसे दुनिया हमें देखती है। आइए अब थोड़ा देख लेते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग के बारे में। टेम्पोरल लोब में जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग होती है, यानी जो चीजें हम सुनते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, ये समझना होगा कि टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी प्रोसेसिंग का खास मैकेनिज्म है, खास एरिया है, और पूरे ब्रेन में टेम्पोरल लोब ही है जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो जो आप चीजें सुनते हैं उसमें 2 तरह की खास चीजें आती हैं इंसानों के लिए, एक भाषा, लैंग्वेज, और दूसरा म्यूजिक यानी संगीत। तो भाषा और संगीत, इन दोनों की प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में होती है।
भाषा की अगर बात करें तो टेम्पोरल लोब में प्रोसेसिंग तो होती ही है, लेकिन उसमें भी लेफ्ट टेम्पोरल लोब एडवांटेज होता है। भाषा की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट साइड का बाईं तरफ का टेम्पोरल लोब ज्यादा सक्रिय रहता है इसमें दाएं टेम्पोरल लोब की तुलना में। कार्य दोनों करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट वाला उसमें ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। और ये भाषा की जो बात हम कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ नहीं है कि इंसानों के लिए ये है, बल्कि जानवरों की भी अपनी भाषा होती है, अपना कुछ बात करने का, कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, और वो प्रोसेसिंग भी टेम्पोरल लोब में ही होती है। और ये देखा गया है चूहों में और बंदरों में एक्सपेरिमेंट करके कि अगर उनके लेफ्ट टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है तो वो अपने प्रजाति की जो भाषाएं हैं, जो आवाजें हैं, उनका जो मतलब है, ये नहीं समझ पाते हैं। म्यूजिक या संगीत का जो प्रत्यक्षीकरण है, ये भाषा के प्रत्यक्षीकरण से थोड़ा अलग होता है। भाषा में आप अलग अलग चीजें सुनते और समझते हैं, पर म्यूजिक में चीजों के बीच में एक खास तरह का कनेक्शन होता है। जो भी आप पिच सुनते हैं, जो आवाजें सुनते हैं, उसके बीच में एक निश्चित अंतराल होता है, एक उतार या चढ़ाव होता है, और ये चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो इन दोनों की प्रोसेसिंग थोड़ा अलग ढंग से होती है। जो आप संगीत में आवाजें सुनते हैं, वो आम भाषा से कुछ 3 मायनों में अंतर होती है। अलग अलग म्यूजिक जो आप सुनते हैं, अलग अलग म्यूजिक में, अलग अलग तरह के संगीत में आप 3 आधार पर अंतर कर सकते हैं। ये 3 विशेषताएं जो होती हैं वो है लाउडनेस, टिम्बर और पिच। ये क्या होते हैं, एक एक करके हम समझते हैं इसको। सबसे पहली लाउडनेस, और ये नाम से ही पता चल रहा है कि आवाज कितनी तेज है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, जिसको आमतौर पे हम डेसिबल में मापते हैं। और अगर व्यक्तिगत तौर पे ये कैसा महसूस होता है इसकी बात करें तो अलग अलग आवाज या अलग अलग म्यूजिक को आप कहते हैं कि बहुत तेज है, ये धीमा है, ये बहुत धीमा है। तो कितना तेज है, कितना लाउड है, ये चीज जो होती है वो लाउडनेस कहलाती है, कि कोई म्यूजिक कितना तेज है या कितना मधुर है, कितना ज्यादा लाउड है, तेज लग रहा है कान में, या मध्यम आवाज का है। ये चीज लाउडनेस होती है। टिम्बर साउंड का एक अलग क्वालिटी है, जिसके आधार पे साउंड को आप दो अलग साउंड के बीच में आप डिफरेंस कर पाते हैं। जैसे अगर एक वायलिन बज रहा है और एक गिटार बज रहा है और दोनों पर सेम धुन बजाई जा रही है, लेकिन उनकी आवाज में अंतर होगा। सेम धुन बज रही है लेकिन वायलिन की आवाज कुछ अलग तरह की निकलेगी, गिटार की कुछ अलग निकलेगी। ये अंतर जो है इसी को टिम्बर कहते हैं। और तीसरी चीज आती है पिच। पिच का मतलब होता है कि कोई टोन या म्यूजिक जो आप सुन रहे हैं वो कितनी तीखी है, और ये फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति से संबंध होता है इसका। जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो ध्वनि की तरंगे हैं उसमें जो कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी आवृत्ति कितनी है, उसके आधार पर पिच तय होती है। पिच यानी आपकी बोली जो है, आप जो कुछ कह रहे हैं या गा रहे हैं, उसका टोन, टोन कितना कम या ज्यादा है। जैसे कहा जाता है कि महिलाओं की आवाज का पिच ज्यादा होता है, पुरुषों का कम होता है। तो महिलाओं की आवाज तीखी होती है, श्रिल होती है, ऊंची तरह की होती है, तीखी लगती है, और पुरुषों की आवाज तीखी नहीं लगती, थोड़ी कम लगती है। तो वो पिच का अंतर है, महिलाओं का पिच ज्यादा होता है, पुरुषों का पिच कम होता है। अब कैसे म्यूजिक की प्रोसेसिंग होती है टेम्पोरल लोब में, ये समझने के लिए कुछ और टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। कोई भी वाद्य यंत्र यानी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो सबसे कम आवृत्ति का साउंड निकाल सकता है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो साउंड निकालता है, उसे ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी भी वाद्य यंत्र का फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है, और इससे ऊपर की जो भी आवाजें वो निकालेगा, इससे ज्यादा आवृत्ति वाली, फंडामेंटल सबसे कम आवृत्ति की आवाज हो गई, इससे ज्यादा आवृत्ति वाली जो भी आवाजें निकाली जाती हैं किसी वाद्य यंत्र से, उसको ओवरटोन्स या पार्शियल्स कहते हैं। अगर कोई धुन है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर की मदद से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हटा दी जाए, तो जो उससे ऊपर की आवृत्ति वाली धुनें हैं यानी ओवरटोन्स हैं, वो भी काफी होती हैं आवाज का पिच पहचानने के लिए। और इस चीज को कहते हैं पीरियोडिसिटी पिच, कि आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विहीन कोई धुन सुन रहे हैं
पर ओवरटोन्स की मदद से भी आप उसका पिच पहचान पाते हैं। हमारे दाएं टेम्पोरल लोब में जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस वाला जो एरिया है, वो देखा गया है कि पीरियोडिसिटी पिच पहचानने में और उसमें दो आवाजों की अलग अलग पीरियोडिसिटी पिच में अंतर कर पाने में काम करता है। जैसे एक अध्ययन जो 2001 में हुआ था, उसमें रॉबर्ट जेटोरे ने देखा कि वैसे पेशेंट्स जिनके दाएं टेम्पोरल लोब में डैमेज हो गया हो, खासकर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाला एरिया, जिसे एरिया 41 या हेशल्स गायरस भी कहते हैं, यहाँ पे अगर डैमेज हो गया है तो ऐसे पेशेंट पिच में अंतर नहीं कर पाते हैं। खासकर जब जो दो धुनें वो सुन रहे हैं उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं हो। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो एक आम इंसान की तरह वो धुन के पिच में अंतर कर पाते हैं, लेकिन पीरियोडिसिटी पिच नहीं पहचान पाते हैं, यानी जब उस धुन से, उस साउंड से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हटा ली गई है तब वो दो धुनों में अंतर नहीं कर पाएंगे। अगली बात आती है म्यूजिक मेमोरी की, म्यूजिक के बारे में याददाश्त। पेरेट्स और जेटोरे ने कई अध्ययन किए कि ब्रेन में म्यूजिक की प्रोसेसिंग कैसे होती है, और इसमें कई चीजें शामिल थी। म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में आपकी याददाश्त कैसी है, उससे आप अपनी भावनाएं कैसे जोड़ते हैं। अगर आप कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, चाहे गा रहे हैं, या म्यूजिक पढ़ते हैं, या म्यूजिक की ट्रेनिंग लेते हैं, तो इन सब में ब्रेन में कैसे गतिविधि होती है, ब्रेन का कौन सा एरिया इन चीजों के लिए उत्तरदायी है, इसका उन्होंने गहन अध्ययन किया। और इसमें इन्होंने देखा कि म्यूजिक की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें मेमोरी का बहुत ज्यादा रोल है, स्मृति का या याददाश्त का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि म्यूजिक जो है वो समय के साथ पता चलता है। जैसे आपने कोई टोन सुनी तो अब आपको उसको कुछ देर सुनना पड़ेगा, तब आपको पूरा सही टोन क्या था, क्या म्यूजिक है, क्या लय है, क्या ताल है, वो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसमें याददाश्त की या शॉर्ट टर्म मेमोरी की, अल्पकालिक स्मृति की काफी इसमें रोल होता है। अगर टेम्पोरल लोब में डैमेज हो जाए तो ये म्यूजिक के परसेप्शन को, म्यूजिक के प्रत्यक्षीकरण को कैसे प्रभावित करेगा। अगर टेम्पोरल लोब में डैमेज हो, किसी भी तरफ के टेम्पोरल लोब में, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो आपको नई धुनें सीखने में, नया राग सीखने में काफी दिक्कत आने लगती है। लेकिन आप जो राग याद रखते हैं उसकी याददाश्त तब ज्यादा प्रभावित होती है जबकि दाएं तरफ के टेम्पोरल लोब में डैमेज हो। म्यूजिक जहां तक प्रोड्यूस करने की बात है, या गाकर या म्यूजिक बजाकर, जब आप खुद म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें भी दोनों तरफ के टेम्पोरल लोब का योगदान होता है, दाएं तरफ का भी और बाएं तरफ का भी। पर यह देखा गया है कि जब आप राग निकालते हैं या गाते हैं उसमें दाएं टेम्पोरल लोब का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा उसका रोल होता है। और जब ताल की बात की जाती है तो ताल में लेफ्ट टेम्पोरल लोब का ज्यादा इस्तेमाल होता है, या उसकी भूमिका ज्यादा बड़ी होती है दाएं की तुलना में। तो इस वीडियो में आपने टेम्पोरल लोब के फंक्शंस, जो मुख्य प्रकार के इसके कार्य हैं, ये देखा और समझा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पोरल लोब के किन हिस्सों में डैमेज हो जाने से या लेशन आ जाने से किस प्रकार की गतिविधियां प्रभावित होती हैं और कैसे लक्षण देखने में आते हैं। धन्यवाद।